नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए में बगावत मचेगा, मोदी के तोड़फोड़ से नाराज हो रहे हैं अब सांसद। अचानक दिल्ली के अंदर हलचलें तेज हो गई हैं। बड़ी गजब की परिस्थिति है कि सरकार तोड़फोड़ भी कर रही है और तोड़फोड़ करके कुनबा भी बढ़ा रही है और नाराजगी उतनी बढ़ती जा रही है। आप दर्शक सोचिए जरा कि इस देश की मीडिया किस मिट्टी की बनी है, यह बात कहें या यह कहें कि कितने में बिकी है। तो आखिर इसी मिट्टी की मीडिया यह थी ना जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में दिखा रही थी, चीख रही थी। लेकिन सोचिए, मनमोहन सिंह सरकार चली गई, मोदी सरकार आ गई। बोले देश बदलेगा, हवा बदलेगा, पानी बदलेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? एक मानसिक तनाव लोगों को मिला, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई की सामना करना पड़ रही है और इससे भी बड़ी बात, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की एक चुनौती हर परिवार की बन गई। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर वह बलबला कभी भी फूट सकता है बगावत का। लेकिन यह मीडिया जो हर साल 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ रुपया सरकार से ले रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार आप दर्शकों को बताऊं, आप दर्शक बहुत चौंकने वाले हैं कि इन सभी खबरों को छिपाने के लिए यह सरकार जो है किस हद तक चली जाती है। मीडिया टीवी और रेडियो पर 936 करोड़ रुपया का खर्च इस सरकार ने किया है। यह एक आरटीआई में यह चीज आई है, रिपोर्ट में आई है। आरटीआई रिपोर्ट में यह बात निकल के है कि टीवी और रेडियो में खबरों को प्लान करने के लिए 936 करोड़ रुपया सरकार ने दिए हैं। प्रिंट यानी कि अखबारों में छापने के लिए और अखबारों में माहौल बनाने के लिए सरकार के पक्ष का, और अंदर की बात बाहर न जाए, 796 करोड़ रुपया खर्च सरकार ने किए हैं। होर्डिंग्स जो बड़े बड़े कटआउट लगते हैं अलग अलग जगहों पर, 584 करोड़ रुपया उसमें खर्च किए हैं एक साल के अंदर। डिजिटल एंड सोशल मीडिया में इन लोगों ने जो चैनलों को खरीद रखा है उसमें 270 करोड़ रुपया डिजिटल सोशल मीडिया पर इन लोगों ने खर्च किया। और आप अगर यह देखें कि 2020-21 में क्या था, यह मैं आपको 25-26 की बात अभी आंकड़े बताए। 2020 और 21 में क्या था? डिजिटल मीडिया के ऊपर 14 करोड़ रुपया खर्च करते थे। इनकरेज 131 करोड़ रुपया 25-26 में। अब 25-26 में 131 करोड़ रुपया खर्च डिजिटल पर किया गया है, सोशल मीडिया पर, और 14 करोड़ रुपया 20-21 में, यानी कि अब सोशल मीडिया का इसका खर्चा ज्यादा हो गया, 131 करोड़। प्रिंट मीडिया पर 25-26 में 338 करोड़। यह सारी चीजें यह दिखा रही है कि आप अगर टीवी पर 936 करोड़ दे रही है, होर्डिंग पर 584 करोड़ दे रही है, प्रिंट पर 796 करोड़ दे रही है, सोशल मीडिया पर 270 करोड़ यह सरकार खर्च कर रही है, यह हजारों करोड़ रुपया खर्च की है सिर्फ और सिर्फ माहौल को बनाने के लिए। मैं यह खबरें आप दर्शकों को आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, आरटीआई से निकाला गया है, सरकार से आरटीआई निकाल करके। और धन्यवाद है उस अफसर का जिसने
कम से कम इतना आंकड़ा तो दे दिया, और बाकी तो दे ही नहीं रहे। आरटीआई से रिपोर्ट ही नहीं मिल रही। आप पत्रकार, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, वह आरटीआई के माध्यम से खबरें लेते रहे, जानकारियां लेती रहे सरकार। आरटीआई अब दे भी नहीं रहा, आंकड़े भी नहीं दे रहा। आरटीआई साफ मना कर रहा है, कोई आंकड़े नहीं। कम से कम उस अफसर का धन्यवाद कि इतने आंकड़े तो दिया कि टीवी और रेडियो पर 936 करोड़ इस सरकार ने खर्च किया है, अखबार वालों को 796 करोड़ रुपया दिया है, और होर्डिंग जो बैनर पोस्टर लगाया गया जगह जगह 584 करोड़ रुपया, सोशल मीडिया में एक जो चैनल खरीदे हुए हैं उस पर 270 करोड़ रुपया खर्च किया सरकार ने। अब सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है, और इन किसी भी चैनलों पर सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। सरकार विश्वगुरु बन रही है तो सरकार मास्टर स्ट्रोक मार रही है, तो सरकार क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी ऊपर से टपके हैं तो विष्णु के नाभि से पटके हैं। अब यही सभी खबरें हैं। अब ऐसे में देश से सच्चाई छिपाई जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गठबंधन के अंदर कोई भेदभाव न हो। हर में होता है, लेकिन किसी में कम और किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो उसे एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां तो डंडा बजाया जाता है। डंडा बजा करके उनको साथ रखा जाता है। तो आप सोचिए, जिस शख्स को आप डंडा बजा करके साथ रख रहे हैं, वह कभी तो आपको मौका पाएगा तो दगा देगा। अब जैसा कि मोदी तोड़ फोड़ कर रहे हैं दूसरे दलों में, इंडिया गठबंधन में खास करके, इंडिया गठबंधन में ही करेंगे क्योंकि विपक्ष तो उसी में। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे मेंबर हैं जो ना तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, ना तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। दोनों में किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वह न्यूट्रल है। वह मौसम बदलता है और वह बदलते हैं। जिधर से नोट बरसता है वह उसके हो जाते हैं, लेकिन बैठते न्यूट्रल में। वोट दे देंगे, बैठे रहेंगे न्यूट्रल में। फिर आपको जरूरत है, फिर कीमत लगा लो, कीमत दो। आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, वोट दिए, इनका रास्ता खत्म। तो कुछ तो ऐसे दल होगा ये करने। लेकिन जो गठबंधन के अंदर है, उस गठबंधन का एक दायरा है। अब उस दायरे के बाहर जाना है या उस दायरे के अंदर रहना है, उन्हें यह डिसाइड करना पड़ता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का जो दायरा है, एक तरफ मोदी और एक तरफ अमित शाह खड़े हैं, बाकी एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ सीबीआई खड़ी है। और उसमें से भी अगर बच के आप निकल गए तो इनकम टैक्स तो जिंदाबाद, बाहर वह आपको जीने नहीं देगा। आपके पहुंचने के पहले आपके घरों वह पहुंचा रहेगा, आपके रिश्तेदारों यहाँ पहुंचा रहेगा। यानी कि चक्रव्यूह में पूरी तरह से फांस दिया गया। तो अब उसमें से छटपटाहट यह है कि यह जो तोड़ फोड़ की जा रही है, यह तोड़ फोड़ बड़ी घातक हो रहा है। यह लोगों के कदों को छोटा किया जा रहा है। खासतौर पर नीतीश नायडू, चाहे चिराग पासवान हो, यह बहुत खासे परेशान। लेकिन इससे भी खासा परेशान एक शख्स, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम, वह है। क्योंकि आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस के आरएसएस चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को कोर कमेटी, जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, उसमें रखा जाए, ताकि मोदी के बाद उनका नंबर आ सके। और उनको रोकने के लिए और उनके कद को छोटा करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी एकनाथ शिंदे को मजबूत करी। अब एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे टूटने के बाद में 13 सांसद हो गए, और जब 13 सांसद हो गए तो अब अमित शाह का चारा की नीति चली जाएगी।
देवेंद्र फडणवीस के। देवेंद्र फडणवीस मजबूत रहे तो मोदी के लिए संकट बन सकते हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को पहले कमजोर करो। तो देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे को मजबूत करना पड़ेगा। तो एकनाथ शिंदे को मजबूत कर दी। एकनाथ शिंदे को मजबूत किए तो यह हो सकता है कि नहीं नहीं, हम देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बना के रखेंगे। आरएसएस का प्रेशर, दबाव। तो ऐसे में अमित शाह के सामने एक रास्ता रहेगा कि भाई एकनाथ शिंदे की सांसदों के 13 सांसद है, उनकी जरूरत हमें उस प्रेशर को बिल्डअप करने की, या फिर देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि जो भी शक्ति अगर बढ़ जाएगी तो वो दिक्कत हो गई, जैसे योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिक्कत हो गए। तो देवेंद्र फडणवीस को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे को कहा जाएगा एक काम कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए। यह तो होना ही है, आज नहीं तो कल उन्हें होना ही होना है। शिवसेना खत्म होगी, सिंबल फ्रीज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह सब कुछ एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए और देवेंद्र फडणवीस को सेंटर से हटाने के लिए किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए की कुनवा को भी बढ़ाया गया, ताकि नीतीश नायडू जैसे लोग जो हैं, जो कभी नाराज कभी खुश, कभी नाराज कभी खुश होते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। ऐसे में जो सांसद हैं वह नाराज होते जा रहे हैं, भाजपा के भी लोग नाराज होते जा रहे हैं, और एनडीए के कुछ सहयोगी दल नीतीश नायडू जैसे लोग, कि इन लोगों का कद जो बड़ा था, एक दो बैसाखी के रूप में जाने जाते थे, वह बैसाखी बौनी हो गई है, उसे दबा दिया गया। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए को मोदी कैसे संभालेंगे जब घमासान लगातार हो रहा है, और घमासान इस हद तक हो गया है कि अमित शाह को धमकी देनी पड़ रही है, कि अमित शाह धमकी दे रहे हैं कि भाई आप अपनी सांसदों को हमारे में विलय कर दीजिए, या हमारा सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। इस तरह की बात अगर की जा रही है तो फिर संकट तो होगा। चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर जीत के आए हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार है, वह क्यों भाजपा में विलय करे अपने आप को? वह एक बार्गेनर है, बार्गेनिंग पावर है उनके पास। लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है, या कहेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। तो चंद्रबाबू नायडू को जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि चंद्रबाबू नायडू को मजबूर कर दिए। तो मौके की तलाश में वो अभी रहेंगे, और जब मौके की तलाश में रहेंगे तो मोदी कैसे संभालेंगे? 362 सांसदों वाली जो चक्कर आ रहा है, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन का, तो दो जोड़ रहे हैं और एक निकल जाएगा, तब तो फिर मतलब क्या हुआ? तब तो 362 कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में सांसदों की नाराजगी बढ़ गई है, और विपक्ष के तोड़फोड़ से, विपक्ष में जो तोड़फोड़ चल रहा है उसके वजह से और भी नाराजगी बढ़ रही है। यह कहना है कि जब आपके पास बहुमत नहीं मिला तो रहने दीजिए, जब आपके पास बहुमत आएगा तब कर लीजिएगा। आप चुनाव में अगर आपको भरोसा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और जनता आपको वोट देगी, तो आप चुनाव जीत करके आ जाइए ना, तब कर लीजिएगा, जो करना है करना है। इतनी जल्दी क्या है? लेकिन जल्दी मोदी को इस बात का है, और दिल्ली में हलचल इस बात पर तेज है कि अगर आरएसएस ने कोई एक्शन ले लिया तो क्या होगा, और अगर नरेंद्र मोदी को अपने आप को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनना है। तो राष्ट्रपति बनना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अमित शाह के अलावा कोई और ना बैठ पाए, अमित शाह ही रक्षा कर सकते हैं। तो उसके लिए कुनबा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आरएसएस को एक्सेप्ट करना पड़ जाए। यह चक्रव्यूह बहुत बड़ा है और इसमें झोल बहुत बड़ा है।
लेकिन एक बात यह भी सच है कि अगर मोदी राष्ट्रपति बन गए और अमित शाह प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा बस। यानी कि जैसे और बाकी के देशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता उसका, एक चपरासी के बराबर हो जाता है, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। वैसे ही मोदी इस देश में रहना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव नहीं कराएंगे, शासन हो गया। तो जब सांसदों का आंकड़ा बड़ा होगा तो इनके फैसले बड़े होंगे। इस वक्त संविधान आड़े आ रहा है, तो पहले उस संविधान में संशोधन जरूरी है, फिर बाद में संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे कि अब यहाँ भाई राष्ट्रपति का हाथ में सब कुछ रहेगा। एक लंबी सोच इन लोगों की है जो इस देश के लिए बहुत घातक है। ऐसे में मोदी के लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं होगा कि आप तोड़ तोड़ के सबको कर रहे हो कोई काम, तो देश समझ रहा है कि आपको क्यों इतनी जरूरी है। तो इसीलिए कांग्रेस जो सड़कों पर निकली है इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।